एक डाइस के बजाय आप 2 डाइस पे आ जाएं, जो सवाल मौजूद हैं आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर एक्सरसाइजेज में। ये मैंने यहाँ पहले ही लिख के रखा है, 2 डाइसेस आर रोल्ड। अब अगर एक के बजाय 2 डाइसेस हुए तो किस तरह करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस। समझो लूडो खेल रहे हैं, 2 डाइसेस यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, इस डाइस में भी टोटल 6 नंबर आने के चांसेस हैं और इस डाइस में भी। चलें, अब सारे पॉसिबल आउटकम्स दिखेंगे। इन दोनों का जोड़ा बना दिया 1,1, इन दोनों का जोड़ा बना दिया 1,2। पहले ये वाला लिखना है फिर ऊपर वाला, ऐसे 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब अगली लाइन पे है, पहले ये लिखना है फिर ऊपर वाला 2,1, 2,2, 2,3। इस तरह हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि अगर 2 डाइस एक साथ फेंकें कितनी चीज़ें आने का चांस है। तो ये कॉमन सेंस है ना, हो सकता है दोनों में 1,1 आ जाए, हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 2 आए, हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 3 आए। इस तरह ये पूरा फिल करना है। ओके, मैंने यहाँ पर ये पूरा सैम्पल स्पेस पूरा कर दिया है कि क्या क्या आने का चांस है। टोटल 36 चीज़ें आई हैं। अब चलें क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है, When 2 dices are rolled, what is the probability of getting total of 6? ठीक, अब इसके अंदर कह रहे हैं 2 डाइस फेंके हैं, क्या चांसेस हैं कि आपका जो भी आएगा दोनों प्लस करके 6 आ रहा होगा। अब हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी कि कौन सा पेयर प्लस होके 6 बना रहा है। 1 को प्लस करेंगे 2 बनेगा, हमें 6 चाहिए। पहली लाइन में ये दोनों मिलके 3 बना सकते हैं, ये मिलके 4, ये 5, ये 6। यानी पहली लाइन में तो 1 और 5 हमारे काम का है। तो हमने लिख दिया एक तो भाई 1 और 5 काम का है। ठीक है, दूसरा ढूंढते हैं, दूसरी लाइन में है कोई जो 6 बना सके। ये रहा 2 और 4 6 बना सकता है। तीसरी लाइन में है कुछ, हाँ ये रहा 3 3 6 बना सकता है। एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे, चौथी लाइन में 4 2 और फिर अगली लाइन में 5 1, ये मिलकर 6 बना सकते हैं। ठीक है, हमने इनको बंद किया। अब हम चलें अपना क्वेश्चन यूज़ करते हैं। ये अच्छा, ये सैम्पल स्पेस है और इसको बोलेंगे इवेंट, क्योंकि ये उसके अंदर से निकाला गया है। चलें, अब हमने वही डेटा बनाया। डेटा होता है स्मॉल एन और कैपिटल एन। टोटल पॉसिबल कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5। लेकिन सैम्पल स्पेस के अपने अंदर कितनी थी ये सारी गिनेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 6, ये 36 बन रहा है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना है कि ये सैम्पल स्पेस है, नहीं, इसमें सैम्पल स्पेस काफ़ी बड़ा है और ये जो हमने पॉसिबल चीज़ें निकाली हैं इसे इवेंट बोलेंगे, यानी इनकी तादाद स्मॉल एन बनेगी। चलें अब भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला मैंने लगा लिया, P ऑफ A इज़ इक्वल टू n अपॉन n, छोटे n की जगह 5 और यहाँ पे 36। बस ये आंसर हो गया। अब अगला चेक करते हैं, गेटिंग टोटल ऑफ 13। चलें इसका इवेंट चेक करते हैं कि अब कौन सी चीज़ें हैं जो प्लस होकर 13 बना सकती हैं। पहली लाइन में कोई ऐसा पेयर नहीं है जो 13 बना सके, दूसरी में भी नहीं, तीसरी में भी नहीं, बल्कि कोई है ही नहीं। लास्ट नंबर भी देखूँ तो 6 और 6 मिलकर 12 बनाते हैं, तो इवेंट तो खाली पड़ा हुआ है। चलें अगर मैं डेटा बनाऊँगा, डेटा वही है स्मॉल एन और कैपिटल एन। इस दफ़ा कुछ है ही नहीं तो स्मॉल एन 0, लेकिन टोटल चीज़ें कितनी थी 36। तो अब मैंने फॉर्मूला बनाया, P ऑफ B इज़ इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N, 0 अपॉन 36 यानी 0। यानी अगर आप लूडो खेल रहे हैं, आपने डाइस फेंके भी हैं, तो आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में 6 आएगा, तो टोटल 12 बनेंगे, 13 तो बन ही नहीं सकते। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने टोटल ऑफ 7 और 11, इसमें और का लफ्ज़ आई है। हम पहले दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे, 7 का क्वेश्चन अलग और 11 का अलग। ठीक है, लाइन खींच के कर लेते हैं। मुझे टोटल ऑफ 7 का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और टोटल ऑफ 11 का भी। तो जो 7 वाला है उसका नाम A रख देंगे क्वेश्चन का, इसका B रख देंगे। चलें पहले इवेंट निकालते हैं कि 7 आने का चांस कितना होता है। इसमें से चेक किया, पहली लाइन में ये रहा 1 6, ये पूरी लाइन है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। यहाँ पे चाहो तो सारे नंबर लिख लो। 1 और 6 है, दूसरी लाइन में 2 और 5 है, तीसरी लाइन में 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2 और फिर 6 1। चलें वही डेटा के बगैर कर लेता हूँ मैं, या अगर करना हो तो कर लें। चलें डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n की जगह 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें ढूंढ के निकाली हैं हमने और टोटल उसमें 36 चीज़ें थी। ठीक है, डिवाइड कर लें या फिर छोड़ दें। आगे आ रहा हूँ मैं, 11 आने के चांसेस कितने।
अभी हम इवेंट बना के चेक कर लेते हैं इसमें कि 11 कौन बना रहा है। पहली लाइन में कोई नंबर नहीं है 11, दूसरी में भी नहीं है, लास्ट में मिलेंगे ये 5 6 और 6 5, बस ये दो चीज़ें मिलके 11 बना सकती हैं, 5 6 और 6 5, यानी सैम्पल स्पेस पूरा बना हुआ होना चाहिए। चलें पी ऑफ बी एन अपॉन कैपिटल एन, एन में पॉसिबल कितनी चीज़ें आई हैं, दो चीज़ें पॉसिबल हैं, टोटल चीज़ें 36 हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन था मेरे पास टोटल ऑफ 7 और 11, अब हमने नाउ लिखा, पहले क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन था टोटल ऑफ 7 और 11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का पी लिखा, 7 वाले क्वेश्चन के लिए ए यूज़ किया था, और को यूनियन बोलते हैं, 11 वाले क्वेश्चन के लिए बी यूज़ किया था। फिर अभी बताया यूनियन के सवाल का मतलब है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के आंसर्स को प्लस करना होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर ये रहा ऊपर 6/36, इसका आंसर है 2/36, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8/36। फिर इनको अब 2 के या 4 के टेबल से कट कर लें, मैंने 4 के टेबल से कट कर दिया तो 2/9 आ रहा है, ठीक। अब ऐसे ही अगर पेपर में यहाँ पे एंड लिखा हुआ आ जाता है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। कॉपी में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ गड़बड़ यहाँ पर दिख रही थी तो इसलिए मैंने इसको और करके सॉल्व किया है। अब हम जा रहे हैं वापस उस क्वेश्चन में जिसमें डाइस को सिर्फ एक दफ़ा रोल किया गया था। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लिखा है अ डाइस इज़ रोल्ड वंस। अब वापस डाइस एक दफ़ा रोल किया है तो मैं ज़रा सैम्पल स्पेस बना लूँ। जब कोई चीज़ एक दफ़ा रोल की जाती है उसका सैम्पल स्पेस बड़ा आसान होता है। एक ही दफ़ा रोल किया है तो क्या क्या आ सकता है डाइस में, हो सकता है आपका 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 है, क्या पता आपका छक्का ही आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हमने। अ डाइस इज़ रोल्ड वंस, एक बार रोल किया मैंने, सारी पॉसिबल चीज़ें लिख दी। अब लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ईदर अ नंबर लेस देन 5 और इवन नंबर अकियर, और का लफ्ज़ दिख गया हमें, हम समझ गए दोबारा प्लस वाला आ गया। नंबर 1 डाला, पहली चीज़ थी ईदर अ नंबर लेस देन 5, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ लेस देन 5 वाला। चले इवेंट बना के देखते हैं इसके अंदर। इसके लिए ए कैपिटल लेटर या कुछ भी यूज़ कर सकते हो। चलिए लेस देन 5 नंबर कितने दिख रहे हैं, 5 से छोटा है 4 3 2 1, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। चलें इसका ए का नाम ही दे देता हूँ। तो पहले वाले क्वेश्चन के 4 पॉसिबल चीज़ें बन रही हैं। अब चलें हम फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी n/n, लेस देन 5 टोटल 4 चीज़ें होती हैं डाइस में, 4, सैम्पल स्पेस में टोटल 6 चीज़ें दिख रही हैं, 4/6, ठीक है। चलेंगे, एक चीज़ हो गई। दूसरी क्या चीज़ बोली थी हमें, इवन नंबर अकियर। अब दूसरी हेडिंग डाली मैंने इवन नंबर। चलिए अब इसमें इवन नंबर ढूंढते हैं हम, बी नाम रख रहे हैं इस सवाल का। इवन नंबर दिख रहे हैं 2 4 और 6, ये लिख दिए। चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। फॉर्मूला वही n/कैपिटल N, अब टोटल 3 चीज़ें आई हैं, कैपिटल N टोटल 6 चीज़ें थीं, अब ये बन रहा है। अब ये सवाल पीछे वाले सवालों से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आप ए और बी को गौर से देखोगे इसमें कुछ नंबर मैच हो रहे हैं, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो इसमें तीसरी चीज़ मांगी नहीं है, लेकिन आपको निकालनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे सेट वाले मेथड से, जो क्लास 9 10 में पढ़ा था। A इंटरसेक्शन B का मतलब है दोनों में मैच क्या हुआ है, तो दोनों में 2 भी मैच हो गया है और 4 भी। चलें अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वही फॉर्मूला n/n, n की जगह 2, इसकी जगह 6। चलें ये 3 आंसर आए हैं। याद रहे ये उन्हीं सवालों में होगा जिसमें अगर आपने देखा और या एंड का सवाल था और कुछ मैच हो रहा था, मैच होगा तो ये तीसरा स्टेप करना पड़ेगा। चलें अब हम क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन हमने पहले वर्डिंग दोबारा लिखी जो था ईदर अ नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5 और इवन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था। चलें भाई, हमने P लिखा, नंबर लेस देन 5 के लिए A यूज़ किया था, और को बोलते हैं यूनियन, इवन नंबर के लिए B यूज़ किया था। चलें यूनियन में अभी मैंने आपको बताया प्लस करने पड़ते हैं अपने पीछे के आंसर।
लेकिन अगर कुछ मैच हो रहा हो तो इस तीसरी चीज़ को माइनस भी करना पड़ता है, वरना सेम चीज़ दोनों में आई है तो आंसर बड़ा आ जाएगा। तो हमें एक ही बार काउंट करना है तो उसको माइनस। सिंपली आप ये याद रखें, कुछ भी मैच हुआ है तो तीसरी चीज़ निकलेगी वो माइनस होगी। अब चेक करते हैं, पी ऑफ ए आ रहा है 4/6, पी ऑफ बी था 3/6 और ये था 2/6। अब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो 6 मैच हुआ है वो सेंटर में आएगा, ये नंबर एज इट इज़ आएंगे। तो फाइनली 4 और 3 7 में से 2 निकाला, 5/6 ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये थे आपके कॉपी के डाइस वाले सारे क्वेश्चंस। ओके, अब ये डाइस और कॉइन्स वाले क्वेश्चन ख़त्म, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, उनके जैसा ही है। अब इसमें कह रहे हैं ए और बी कोई दो चीज़ें हैं। अब ये कोई इंसान भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। अभी कंसीडर करते हैं ये कुछ ख़ास किस्म के दरख्तों की बात हो रही है और उनके 30 साल बाद की प्रेडिक्शन की हुई है। तो ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव इन 30 ईयर्स, के अगले 30 सालों में इस ए दरख्त के बचने के जितने चांसेस हैं वो हैं 0.4। ठीक है, वो रिसर्च करके उन्होंने पता किया होगा, डिफरेंट टेस्ट वगैरह करके। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जो बी दरख्त है उसके बचने के चांस हैं 0.8। अब आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उससे पहले हम पहले बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अलाइव होने के चांसेस, ठीक है, और उसके डेड होने के चांसेस, दोनों हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसे ही जो बी वाला दरख्त था उसके भी अलाइव ज़िंदा रहने के चांसेस और उसके डेड होने के चांसेस। चलें भाई, ज़िंदा रहने के चांसेस तो दिए हुए थे। ए के ज़िंदा रहने के चांसेस हैं 0.4, बी के ज़िंदा रहने के चांसेस हैं 0.8, और इनके 30 साल बाद ख़त्म हो जाने के कितने चांसेस हैं मैंने आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी टोटल 1 हो सकती है, तो 1 में से ऊपर वाला माइनस करें तो इसके मरने के चांसेस हैं 0.6 और इसके चांसेस ऐसे 1 में से माइनस करके आएंगे 0.2। चलें, अब हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में ये है, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव, यानी दोनों ज़िंदा रहें कितने चांसेस हैं। दोनों की बात हो रही है, यानी ए की भी एंड बी की भी। अब मैंने जब इसको गौर से सवाल को दिमाग में पढ़ूंगा तो एंड का लफ्ज़ मुझे नज़र आएगा। चलिए अब चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी। दोनों के ज़िंदा रहने के चांसेस पूछ रहे हैं, यानी ए दरख्त के भी बी दरख्त के भी ज़िंदा रहने के चांसेस एंड। ठीक है, तो यानी जो दोनों के ज़िंदा रहने वाले चांसेस हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ज़िंदा रहने के चांस थे 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अगला, बोथ ऑफ देम विल डाई, अब दोनों के मरने के चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोबारा बीच में एंड का लफ्ज़ आएगा क्योंकि दोनों की बात की है। चलें अब डेथ वाली प्रोबेबिलिटी देखेंगे। ए के डेथ के चांसेस हैं 0.6, पहले तो फॉर्मूला बना दूं कि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होने वाली हैं। ए की डेथ के चांसेस हैं 0.6, बी की डेथ के चांसेस हैं 0.2, ये ऊपर लिखे हुए हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आखिरी बचा है, इसमें और का लफ्ज़ था, बल्कि शायद एंड ही है, एंड के हिसाब से देखते हैं। ए विल अलाइव एंड बी डाई। चलें भाई, ए की लाइव वाली देखनी है, एंड यानी इंटरसेक्शन, और बी के डेथ वाली देखनी है, इनका ख्याल रखना है। दोबारा मल्टीप्लाई। चलें, ए की अलाइव वाली ये रही 0.4 और बी की डेथ वाली जो थी 0.2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो तीसरा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में एंड के बजाय और होता, मैं ख़ुद से बना लेता हूँ एक क्वेश्चन। अगर ये होता ए विल अलाइव वाइल और बी इज़ डेड। चलें, अब इसमें पी ए लिखा, और के लिए यूनियन और उसका बी। अब उसकी अलाइव रहने के चांसेस ए के थे 0.4, और की वजह से अब प्लस करना है मुझे। ए के अलाइव रहने के चांसेस थे 0.4 और बी की डेथ के चांसेस थे 0.2। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 0.6।